नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यदि मैं कहूं कि बीपीएससी टॉपर बनने का रास्ता जिस चरण से होकर जाता है वह मुख्य परीक्षा है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। दोस्तों, यह मुख्य परीक्षा ही है जो फाइनल में मेरिट में निर्णायक भूमिका निभाती है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा जो है एक छँटनी परीक्षा है जिसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। आपका चयन होगा या नहीं, और अगर चयन हुआ तो रैंक क्या आएगी, इन सब के निर्धारण में मुख्य परीक्षा ही सबसे अहम भूमिका अदा करती है। तो दोस्तों, लिहाजा मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है प्रीलिम्स के साथ साथ निरंतर करनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की पूरी प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा को कहीं भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको मुख्य परीक्षा के स्वरूप के बारे में कुछ बताऊं, इससे पहले थोड़ा सा हम ध्यान आपको दिलवा दें कि बीपीएससी में कुल 1020 में से 900 मार्क्स मुख्य परीक्षा के ही हैं, और इसी से आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी की आपकी मुख्य रणनीति मुख्यतः मुख्य परीक्षा की तैयारी की ही रणनीति होनी चाहिए, और आज हम इसी पर विचार करेंगे। आज हम जीएस पेपर 1 की रणनीति और सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आपको जीएस पेपर 1 को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम बीपीएससी के सिलेबस पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा समान हिंदी जो 100 मार्क्स का रहता है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुटते हैं। समान अध्ययन पेपर 1 जो 300 मार्क्स का होता है, समान अध्ययन पेपर 2 300 मार्क्स का होता है, और वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं 300 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। दोस्तों, इससे आगे चलें तो देखें हम कि समान अध्ययन पेपर 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो समान अध्ययन पेपर 1 में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, समसामयिकी और संख्यांकी, ये 3 चीज सिलेबस में दिया गया है। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी के सिलेबस को देखे होंगे तो उसमें स्पष्ट है, समान अध्ययन पेपर 1 में पहला टॉपिक आपको मिलेगा भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। तीसरा आपको मिलेगा सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो पेपर 1 को यदि हम दोस्तों थोड़ा सा देखें तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसमें है 19वीं सदी के मध्य से आज़ादी तक का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार में शिक्षा, साहित्य एवं प्रेस का विकास, कला एवं संस्कृति। कला में दोस्तों हम लोग को 3 कला पढ़ना है, लेकिन सेफ जोन के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है मधुबनी पेंटिंग, तो ये सेफ जोन के लिए है। यदि दोस्तों आप पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है।
फिर हम देखेंगे पेपर 1 में बिहार की भूमिका में आदिवासी एवं किसान आंदोलन, जिसमें हम देखेंगे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह और ताना भगत आंदोलन जो सेफ जोन के लिए है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। चिंतक में देखेंगे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पूछ लिए जाते हैं। फिर करंट अफेयर्स को हम इस रूप में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम और स्थानीय घटनाक्रम। स्थानीय घटनाक्रम में दोस्तों जातिवाद, नक्सलवाद, ग्रामीण हिंसा, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, बिहार में सामाजिक बदलाव, ये सब पर भी हम लोग एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। दोस्तों यदि सिलेबस को हम थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करने का प्रयास करें तो दोस्तों सेक्शन 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर है, जिसमें दोस्तों 6 प्रश्न रहते हैं और उसमें हमको अटेम्प्ट कितना करना है? 3 प्रश्न। 6 में से 3 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। एक प्रश्न 38 मार्क्स का होता है, 38 मार्क्स का होता है, तो 38 मल्टीपल 3 तो 114 मार्क्स। इससे आपको पता चलता होगा दोस्तों, चल रहा होगा कि हिस्ट्री एंड कल्चर का जीएस पेपर 1 में कितना बड़ा योगदान है। सेक्शन 2 में आपका करंट इवेंट्स रहता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें हम लोगों को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 38 मार्क्स का होते हैं, तो 38 गुने 3 बराबर 114 मार्क्स। अगर सेक्शन 3 का बात करें तो वो स्टैटिक्स है, जिसमें 4 प्रश्न रहते हैं और उसमें से 2 प्रश्न हम लोगों को अटेम्प्ट करना रहता है, तो 36 गुना 2 72 मार्क्स का आपका स्टेट्स रहता है दोस्तों। दोस्तों यदि हम जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करने से पहले हम यह जानेंगे कि दोस्तों तथ्यों का विश्लेषण ही इतिहास नहीं है। यदि आप बिना तथ्य का विश्लेषण करते हैं तो इतिहास नहीं होगा, वो कहानी हो जाएगी। इसलिए आप अपने आंसर राइटिंग में विश्लेषण के साथ साथ फैक्ट को भी डालिए। यदि हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो चिंतक की यदि हम बात करें, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, ये 3 हमको पढ़ना है, जहाँ से एक को प्रश्न हमेशा यहाँ से आते हैं और आएंगे ही। यदि हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो यहाँ हम लोगों को पढ़ना है 1857 का विद्रोह, 1906 स्वदेशी आंदोलन एवं बिहार की उत्पत्ति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और इन सभी में बिहार की भूमिका को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। बिहार की भूमिका को जरूर पढ़ना है। यदि हम 1857 ईस्वी का विद्रोह पढ़ रहे हैं तो उसमें बिहार की भूमिका के साथ साथ वीर कुंवर सिंह की भूमिका को भी लिखना है। यदि हम 1906 स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं तो 1906 स्वदेशी आंदोलन से बिहार का जन्म कैसे हुआ उस पर बल देना है। दोस्तों यदि हम आदिवासी एवं किसान आंदोलन की बात करें तो इसमें संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और 1920 से 1922 से 1947 तक के किसान आंदोलन। दोस्तों आदिवासी एवं किसान आंदोलन में कुछ तो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों?
दोस्तों कुछ का मतलब है आदिवासी एवं किसान आंदोलन का प्रकृति क्या होती है, स्वरूप क्या होता है। इसके दो ही स्वरूप होंगे, संथाल हो या मुंडा, इसके दो ही स्वरूप होंगे। पहला स्वरूप मसीहावादी संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह का स्वरूप क्या होगा दोस्तों, आंतरिक सामाजिक धार्मिक सुधार के कारण। तो यही क्या हो गया, कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोगों को अच्छे से ऊपर में समझा देना है, उसके बाद घटनाओं के क्रम को सजा देना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं लिखकर सिर्फ फैक्ट लिख देते हैं, तो उससे तो मार्क्स कम आएगा ही। फिर यदि हम बात करें कला एवं संस्कृति की, तो यहां हम लोगों को मुख्य रूप से 3 कला पढ़ना है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कला। मधुबनी पेंटिंग सेफ जोन के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी अगर 3 कला आप कर लेते हैं तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग डीआई पे बात करते हैं। डीआई, इसमें दोस्तों 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपसे पाई चार्ट के माध्यम से पूछेगा, दूसरा बार डायग्राम, तीसरा XY प्लेन और चौथा चार्ट बेस्ड रहता है। लेकिन दोस्तों यदि 4 साल के पेपर को देखा जाए तो पाई चार्ट, बार डायग्राम, XY प्लेन, इन्हीं तीनों से प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों पाई चार्ट का जो सवाल होता है वो आसान प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू दिए होते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि यदि स्टेट्स हल करते समय हम लोग पहले पाई चार्ट के प्रश्न को हल करें। बार डायग्राम और XY प्लेन में हम लोगों को वैल्यू निकालना होता है, इसलिए इसके अपेक्षा पाई चार्ट के प्रश्न को सोल्व करने में आसानी होती है। दोस्तों यदि हम पाई चार्ट में भी बात करें तो पाई चार्ट में जो प्रश्न आए हैं, यदि हम 56वीं से 59वीं को ले लें तो 2 तरह के, एक पाई चार्ट दे दिया है और एक टेबल दे दिया है। यदि हम 60 से 62वीं की बात करें तो 2 पाई चार्ट है। यदि हम 63वीं की बात करें तो यहां भी 2 पाई चार्ट दे दिया है। और यदि हम 64वीं की बात करें तो यहां दोस्तों एक पाई चार्ट दे दिया है और एक आपका बार डायग्राम दे दिया है। एक पाई चार्ट और एक बार डायग्राम, इस ढंग से। तो दोस्तों फिर हम देखेंगे कि यदि हम थिंकर को पढ़ रहे हैं, गांधी जी को जिसे पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी के थिंकर के रूप में तो पढ़ना ही है, लेकिन उनका जो आपने थॉट को पढ़ा वही एप्लीकेशन होगा। और उस एप्लीकेशन को हम कहाँ यूज करेंगे, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इस ढंग से हमको अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना है, एक दूसरे से लिंक करते हुए चलना है, जिससे औरों के अपेक्षा मेरा आंसर राइटिंग अच्छा हो सके। तो दोस्तों यदि हम करंट अफेयर्स की बात करें, समसामयिकी की, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय घटनाक्रम पूछे जाते हैं। तो जैसे दोस्तों आप अभी देख लीजिए, कोविड-19 जैसी महामारी पूरा विश्व को तबाह कर चुकी है। तो एक क्वेश्चन यदि यहाँ से पूछेगा कोविड-19 से, तो क्वेश्चन किस ढंग से पूछेगा बीपीएससी, यहाँ आपको क्वेश्चन दे देगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने तथा अर्थव्यवस्था को
सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। यह पैकेज जो है जनजीवन को फिर से पटरी पर लाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होगा, उल्लेख करें। लैंग्वेज को पकड़िएगा दोस्तों, हमने अपना पहला वीडियो में लैंग्वेज पे बात किया है। लैंग्वेज कैसे पकड़िएगा आप लोग, तो इस ढंग से पूछ सकता है। अभी फिर एक चर्चा में रहा स्वामित्व योजना, तो इससे सवाल आपके क्या बन सकते हैं कि स्वामित्व योजना क्या है। यह योजना भारत के किसानों के सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें। यदि और आप उदाहरण लीजिए करंट अफेयर्स का, तो फिर हाल ही में WEF द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों को करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी बनानी होगी। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हाल ही में WEF द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स के संदर्भ में भारत में ऊर्जा, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रकाश डाले। फिर आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान की बात की है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। आप लोग ये सारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ से आपका बन सकता है क्वेश्चन क्या कि आत्मनिर्भर अभियान क्या है, भारत को अपनी आर्थिक हालत सुधारने में यह अभियान कितना सहायक होगा, चर्चा करें। इस ढंग से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि करंट अफेयर्स को हमें कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। दोस्तों कम पढ़ें, लेकिन सोर्स जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। दोस्तों यदि हम बात करें कि क्या है मुख्य परीक्षा, सिलेबस पे तो बात कर लिए, और यदि अब हम बात करें कि मुख्य परीक्षा है क्या, तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको मुख्य परीक्षा के स्वरूप के बारे में बताऊं, हम यह देखें कि BPSC इस बारे में क्या कहती है। दोस्तों आयोग जो है उसने मुख्य परीक्षा के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका मकसद परीक्षार्थी में केवल यह देखना नहीं है कि उसे कितनी बातें मालूम है और उसकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, बल्कि मुख्य उद्देश्य उसकी संपूर्ण विद्वता एवं उसकी समझ की गहराई का मूल्यांकन करना है। यानी कि दोस्तों यदि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी पर विचार करते हैं तो हमारे विचार इसी के इर्द गिर्द होने चाहिए। BPSC ने भी मुख्य परीक्षा में जो विषय रखे हैं उनका जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उन पाठ्यक्रमों के आधार पर जो पेपर्स बनाए हैं और फिर उन पेपर्स को जांचने की जो पद्धति विकसित की है, उसका मुख्य उद्देश्य कैंडिडेट की समझ की गहराई और उसकी विद्वता का मूल्यांकन करना है। साफ है कि यहाँ न तो सूचनाओं के ढेर काम आएंगे दोस्तों, और न ही फोटोग्राफिक मेमोरी का करिश्मा। यह बात अच्छी तरह समझ ली जानी चाहिए। दोस्तों इस दृष्टि से यदि हम देखें तो मुख्य परीक्षा का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है वह इस प्रकार का बनता है। पहला व्याख्यात्मक, दूसरा व्यवहारिक रूप, और तीसरा कह सकते हैं मौलिक विचार। तो दोस्तों व्याख्यात्मक स्वरूप क्या है, तो यदि हम व्याख्यात्मक स्वरूप पर बात करें तो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा जो है जिसे पास करके लोग मेंस देते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रणाली की है, तो मुख्य परीक्षा पूरी तरह व्याख्यात्मक प्रणाली की है। इसके अंतर्गत आपको उत्तर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं दोस्तों, प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे उनके उत्तर लिखने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि दोस्तों आप अब वही लिखेंगे जो आपके दिमाग में होगा,
और जाहिर है कि दिमाग में वही होगा जो या तो आपने पढ़ा होगा या उससे भी कहीं अधिक उसे विचारा होगा। तो दोस्तों स्पष्ट है कि यहाँ आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता की भी जांच हो जाएगी और आप अपनी बात को कितने स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। दूसरा बात मैंने बोला कि व्यवहारिक रूप, तो आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देखें, सामान्य ज्ञान के भी और ऑप्शनल विषय के भी। दोस्तों यदि आपकी तैयारी सिर्फ किताबों और नोट्स तक सीमित रही है तो आपको लगेगा कि उनमें से तो कुछ पूछा ही नहीं गया, जिसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में लगते हैं। फिर आप साफ तौर पर घोषणा क्या कर दीजिएगा कि सारे प्रश्न जो हम पढ़े वहां से आए ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स थे। तो दोस्तों इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 60 से 70 प्रश्नों का संबंध उस विषय के व्यवहारिक पक्ष से होता है। इस तरह के प्रश्न जो है दोस्तों सीधे सीधे किताब से लिए गए शुष्क प्रश्न नहीं होते, जिसे करंट अफेयर्स का प्रश्न में देखने को मिलता है। आजकल बीपीएससी जीएस के प्रश्न में भी इस तरह के प्रश्न डाल रहे हैं, बल्कि किताब पर आधारित हुए प्रश्न होते हैं, जिसका संबंध जो है दोस्तों आज के समय और समाज से होता है। यानी कि देखा यह जाता है कि आप किस प्रकार से चैप्टर को पढ़कर उसका इस्तेमाल व्यवहारिक रूप में कर सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर है कि बात केवल पढ़ने से नहीं बनेगी, जैसे कि हम लोग विश्वविद्यालयों की परीक्षा में बन जाती थी एग्जाम में। यहाँ तो बात पढ़कर समझने और समझकर सोचने और सोचकर उसे अप्लाई करने से बनेगी। तीसरा बात दोस्तों मैंने कहा मौलिक विचार। तो दोस्तों किसी भी विषय पर किताब के विचार उसके लेखक के विचार होते हैं। दोस्तों आप केवल उन्हें पढ़ते हैं, इसी तरह आप अखबार और पत्रिकाओं की घटनाएं और उनमें व्यक्त किए गए विचार पत्रकारों के विचार होते हैं। अब आपके सामने चुनौती यह है दोस्तों कि आप कैसे इन सभी के विचारों का उपयोग करते हुए अपना कोई विचार बना सकते हैं। यदि सच पूछिए दोस्तों तो आपके मौलिक विचारों वाला पक्ष ही वह मुख्य पक्ष होता है जो इस परीक्षा में आपको दूसरों से अधिक मार्क्स दिलाकर आपको सफल उम्मीदवार की पंक्ति में ही नहीं अच्छा रैंकर बनाकर खड़ा कर देता है। इसलिए आप देखेंगे दोस्तों कि अक्सर प्रश्नों के साथ इस तरह के निर्देश जुड़े होते हैं कि इससे आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, आदि आदि। यही वे गुड शब्द होते हैं जिनके मौलिक विचारों को व्यक्त करने की संभावना मौजूद रहती है। दोस्तों यदि आप इनकी उपेक्षा कर जाते हैं तो निश्चित जानिए कि आप अपनी सफलता की ही उपेक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जीएस पेपर 1 का सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो जीएस पेपर 2 और मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की कला सीखकर आप सफलता की राह को काफ़ी आसान बना सकते हैं। इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम आपको आपके उत्तर लेखन कौशल को सुधारने के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। फिर दोस्तों कैसे करें मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन, इस पर भी मेरा एक वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।